हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। ठीक है, इन्वायरमेंट यानी कि हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है, ठीक है, उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं एक छोटी सी स्टोरी, ठीक है, एंड देन हम चैप्टर पे आएंगे। ये स्टोरी है एक बच्चे की जिसका नाम है रवि। वो लॉन्ग वैकेशन पर जाता है, यानी कि समर वैकेशंस पर, लंबी छुट्टियों पर वो जब गया था, तो वो जब उन वैकेशन से वापस आता है एंड स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो वो देखता है कि उसके स्कूल का जो प्लेग्राउंड था उससे लगते हुए जो उसके बगल वाला एक प्लेग्राउंड था उसको बिल्कुल ही खोद दिया गया था। ठीक है, वहाँ के जो पेड़ थे वो काट दिए गए थे। एंड जब उसे लोगों से पूछा कि ये ऐसा क्यों किया गया है इस प्लेग्राउंड में, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बनने वाली है, यहाँ पर पेड़ काट कर नई नई बिल्डिंग्स बनाई जाएगी। तो उसको काफ़ी दुख हुआ, वो काफ़ी सैड हो गया, उदास हो गया, बिकॉज उसको लगा कि अब उसका जो इतना अच्छा प्लेग्राउंड था जिसमें सॉफ्ट सॉफ्ट घास थी, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज हमेशा वहाँ पर उड़ती रहती थी, वो सब कुछ अब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया। उसने अपने क्लासमेट्स को बताया कि हमारे स्कूल के बगल में जो प्लेग्राउंड है उसको डिग किया जा रहा है एंड वहाँ पर नई नई बिल्डिंग्स बनने वाली है। तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी काफ़ी दुखी हो गए। ठीक है, एंड जो असेंबली थी, असेंबली में जब वो गए अपने स्कूल में जाकर, जब वो अपने स्कूल के असेंबली में गया, तो वहाँ पर जो उसके प्रिंसिपल थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा दुख इस बात पर जताया। ठीक है, एंड उसके बाद उसने अपने टीचर से पूछा कि टीचर, इन्वायरमेंट होता क्या है, क्योंकि उसके जो सर थे, प्रिंसिपल जो थे उसके, जब वो असेंबली में गया था तो उसके प्रिंसिपल ने कहा था कि इन बिल्डिंग्स बनने के कारण इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा। ठीक है, तो जब उसने ये बात सुनी कि इन्वायरमेंट बदल जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया, हैरान हो गया, एंड उसने अपने टीचर से पूछा कि टीचर, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो उसके टीचर ने बताया कि आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हो, चाहे वो वायुमंडल है, चाहे वो आपके आसपास के पेड़ पौधे हैं, ठीक है, चाहे आपके आसपास के पशु पक्षी है, वो सभी वायुमंडल का हिस्सा है, इन्वायरमेंट का हिस्सा है, पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि वायु के बिना कुछ भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का मेन पार्ट है वायुमंडल। इसके अलावा जितने भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी भी इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। तो उसकी बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। ठीक है, टीचर की जब उसने बात सुनी, एंड उसने पूछा कि तो क्या जो क्लासरूम है, चेयर्स है, टेबल है, स्कूल की बिल्डिंग है, ये सब इन्वायरमेंट है, इसके अलावा फ्रेंड्स, गार्बेज, ठीक है, तो क्या वो सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो उसके टीचर ने कहा हाँ, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, बट इन्वायरमेंट जो है, ये डिफरेंस है कि वो सभी क्या है, कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट होता है एंड कुछ ऐसा होता है जो कि लोगों के द्वारा मैन मेड होता है, कुछ लोगों के द्वारा बनाया जाता है, एंड कुछ नेचुरल होता है। जैसे कि जो स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, चेयर है, टेबल है, ये सब कुछ है तो इन्वायरमेंट का पार्ट, बट ये मैन मेड है, यानी कि इंसानों ने बनाया है। जबकि कुछ नेचुरल होता है जो कि नेचर गिफ्टेड होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारे आसपास की आसपास जो हमारे जीव जंतु है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हवा, ये सब कुछ क्या है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका ये डाउट टीचर ने क्लियर किया। ठीक है, ये देखिए साइड में इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी गई है। इन्वायरमेंट जो है वो एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। इन्वायरमेंट के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंट हमको एयर देता है ब्रीथ करने के लिए, वाटर देता है ड्रिंक करने के लिए, फूड देता है ईट करने के लिए, एंड हमको जो लैंड मिलता है वो भी इन्वायरमेंट से ही मिलता है, मतलब कि इन्वायरमेंट का ही पार्ट है लैंड जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, बट जो ह्यूमन बींग है वो मॉडिफाई कर देते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को, जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी लकड़ियों से टेबल चेयर बना दें। ठीक है, इसके अलावा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं जिनकी चिमनी से धुआं निकलता है जो कि एयर को काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट करता है, काफ़ी ज़्यादा धूल भरा बना देता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो फैक्ट्रीज बनती हैं उनको अपनी जो चिमनी है, जो फ्यूम है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर लगानी चाहिए। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं, जो कार्स होती हैं, उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है। ठीक है, इसके अलावा गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है, उससे भी पोल्यूशन होता है। ठीक है, एंड जो ज़मीन है, जो लैंड है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज बना दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो लैंड डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा
कम हो गई है, काफ़ी कम भूमि बची है पेड़ पौधे लगाने के लिए। लोगों ने हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग बना दी है। अगर आप शहरों में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग है ना। काफ़ी कम है पेड़ पौधे, तो इससे क्या हो गया है, पेड़ पौधों की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन, ठीक है, यानी कि लैंड डेंसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं एंड उसको कन्वर्ट कर देते हैं नई नई चीज़ें बनाकर, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स बनाकर, ठीक है। इस तरीके से इन्वायरमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल में आता है वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स, ठीक है। इन सबको 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। लैंड जो है उसको बोला जाता है लिथोस्फेयर, ठीक है। लैंड को क्या बोला जाता है, लिथोस्फेयर। एयर को बोला जाता है एटमोस्फेयर, वाटर को बोला जाता है हाइड्रोस्फेयर एंड लिविंग थिंग यानी कि ह्यूमन बीइंग को एंड इन सबको मिलाकर, ठीक है, बोला जाता है बायोस्फेयर। आगे बात समझ में। इसके अलावा जो ह्यूमन मेड जो इन्वायरमेंट है उसमें शामिल है बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज एंड मोन्यूमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा जो ह्यूमंस हैं वो भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगराइजेशन यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजन, कम्युनिटी, फैमिली, इंडिविजुअल, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये सब कुछ भी इन्वायरमेंट का ही कंपोनेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। बायोटिक का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि जो जीवित प्राणी होते हैं। अबायोटिक का मतलब होते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स, ठीक है। बायोटिक में शामिल है प्लांट्स एंड एनिमल्स, अबायोटिक में शामिल है लैंड, ओके। इसके अलावा आप ऊपर जो आपने स्टोरीज पढ़ी थी, कन्वर्सेशन पढ़ी थी, उससे आपको ये तो पता चल गया कि इन्वायरमेंट होता क्या है। हमारे आसपास के, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। इन्वायरमेंट जो एक कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना का, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस दोनों शामिल हैं, ठीक है। बायोटिक में क्या क्या आ जाएगा, बायोटिक में आ जाएगा प्लांट्स और एनिमल्स, अबायोटिक में आ जाएगा जो लैंड है हमारा, ठीक है, वो। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इन्वायरमेंट जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि इन्वायरोनल से आया है। इन्वायरोनल का मतलब होता है नेबरहुड। इन्वायरोनल का मतलब क्या होता है, नेबरहुड, यानी कि हमारे आसपास का जो कुछ भी हमारे आसपास मौजूद है वो, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट देखिए, नेचुरल इन्वायरमेंट में शामिल है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये सब कुछ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर को कंपोज करते हैं, बनाते हैं। लिथोस्फेयर जो ये सॉलिड पार्ट होता है, टॉप लेयर जो हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की वो होती है लिथोस्फेयर, ठीक है, जो कि रॉक्स एंड मिनरल से बनी होती है, ठीक है। एंड वही जब टूट जाती हैं, जो थिक लेयर होती है, जो रॉक्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो जब टूट जाते हैं तो वो थिन सॉइल में बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सॉइल की थिन लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर सरफेस है हमारी अर्थ पर लैंड का, ठीक है। लैंड का इरेगुलर सरफेस मतलब कि कहीं पर चट्टानी एरिया है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर वैलीज है, यानी कि कहीं पर घाटी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो लैंड है वो भी अलग अलग शेप्स में है, ठीक है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई प्लेन है, इस तरीके से। लैंडफॉर्म्स जो है ये कंटिनेंट के पास भी हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप अंडमान निकोबार में चले जाएंगे, है ना, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि एक छोटी सी भूमि है, उसके चारों तरफ पानी पानी है ना, तो लैंड जो है वो कंटिनेंट्स में भी मिल जाता है हमको देखने को। अब देखिए लिथोस्फेयर जो है ये वो क्षेत्र है, वो डोमेन है, वो एरिया है जो कि हमको प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड और भी कई चीज़ें, ठीक है। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड ये हमको ग्रेजिंग के लिए प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने एनिमल्स को ग्रेज करवा सके, ठीक है। जैसे कि जो किसान होते हैं वो अपने पशुओं को लेकर जाते हैं और उनके पशु वहाँ पर जाकर चारा खा लेते हैं, ठीक है। लैंड हमको एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करता है लिथोस्फेयर, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन बींग कहाँ पर रहते हैं, वो भी लैंड के ऊपर रहते हैं, तो वो भी कौन प्रोवाइड करता है, लिथोस्फेयर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा सोर्स है मिनरल्स का, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो ज़मीन के अंदर से हमको मिलते हैं। जितने भी ये धातुएं हैं, ठीक है, वो सब कुछ जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब कुछ हमको ज़मीन के अंदर से तो मिलता है। आपने सुना भी होगा कि हमारी देश की धरती एकमात्र ऐसी धरती है जो कि सोना उगलती है ना, मतलब कि हमारी देश की जो धरती है वो इतनी ज़्यादा हरी भरी है
वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फसल भी अच्छे से उगती है एंड मिनरल्स भी ज़मीन के अंदर काफ़ी बड़ी अमाउंट में, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी गुड सोर्स है ये वेल्थ का। अब हमारा नेक्स्ट जो डोमेन है वो है हाइड्रोस्फीयर, जिसमें वाटर आता है। ठीक है, इसमें सारे टाइप का वाटर आता है, जैसे रिवर्स का, लेक्स का, सी यानी कि समुद्र का, ओशियन का। ठीक है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। विदाउट वाटर नो बॉडी कैन सर्वाइव इन अवर वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कोई सर्वाइव नहीं कर सकता वाटर के बिना। थर्ड है एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर जो है थिन लेयर होती है एयर की, जो हवा की जो लेयर है उसका एटमोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की। ठीक है, अर्थ की आपको पता है अर्थ में क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जब हम ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो नीचे ही आएगी ऑटोमेटिकली। क्यों आती है नीचे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अब जैसे न्यूटन ने खोज की थी, वो बैठे हुए थे, ठीक है, तो सेब पेड़ में पर से गिरा, तो उन्होंने सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तब ये अनुमान लगाया गया कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि क्या करती है, एयर को भी होल्ड करके रखती है, एटमोस्फेयर को होल्ड करके रखती है। ठीक है, एंड ये हमको प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। ये हमको हार्मफुल जो रेज है सन की, उससे बचाती है। जो सन की यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेज, ठीक है, उनसे हमको बचाती है। स्कोचिंग हीट, मतलब कि सूरज की जो बहुत तीव्र जो गर्माहट है उससे हमको बचाती है। ठीक है, जो एटमोस्फेयर है इसमें बहुत सारी गैसेस इंक्लूड हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल भी इंक्लूड होते हैं। आपने देखा होगा धूल उड़ती रहती है हमारे आसपास, है ना, तो डस्ट पार्टिकल भी इसमें इंक्लूड होते हैं। वाटर वेपर यानी कि पानी भाप जो है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ मिलकर एटमोस्फेयर कंपोज होता है। ठीक है, जो चेंज होता है एटमोस्फेयर में उसका रीज़न है क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, देखिए गर्मी से सर्दी आ जाती है, सर्दी से बरसात आ जाती है, बसंत ऋतु आ जाती है ना। तो ये जो मौसम का चेंज होता है ये क्यों होता है, एटमोस्फेयर में ये चेंज क्यों देखने को मिलता है हमको, वेदर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ये सब कुछ होता है। ठीक है, प्लांट और एनिमल जो है ये एक साथ मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं, लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। आगे बात समझ में, क्योंकि आपको पता है प्लांट भी लिविंग है। ठीक है, वो भी वायु लेते हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी अपना खाना बनाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमको प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को कट नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो बायोस्फीयर होता है इसमें प्लांट एनिमल ये सब कुछ इंक्लूड होता है। ये काफ़ी नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, जहाँ पर लैंड वाटर एंड एयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, उस नैरो जोन को बोलते हैं बायोस्फीयर। यानी कि ये लैंड वाटर और एयर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाकर बायोस्फीयर बनता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, साइड में जो बॉक्सेस में बताया गया है कि ये ऐसा सिस्टम होता है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन के द्वारा बनता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सभी एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, लैंड वाटर एयर, क्योंकि लैंड जो है वो वाटर के बिना अधूरा है। ठीक है, एंड वाटर जो है वो किस पर होगा अगर लैंड ही नहीं होगा तो ये सब कुछ एक दूसरे से कोरिलेट करता है। ठीक है, जैसे कि जो वेल्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े, है ना, वो भी क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि लैंड है तभी तो उसके ऊपर वाटर है। जैसे कि आपको पता है कि जो समुद्र होता है उसकी जो सबसे बॉटम वाला जो पॉइंट होता है वहाँ पर ज़मीन तो होती है ना, तभी तो उस पर पानी आया। तो ये बात होती है, तो सभी एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। ठीक है, एंड मिलकर इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जितने भी प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग है ये सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, इंटरडिपेंड होते हैं, एंड इनके बीच का जो रिलेशन है इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम इसी को कहा जाता है। जैसे कि जो ह्यूमन बींग है वो एयर के ऊपर डिपेंड करते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो भी एयर में मिलती है जाकर। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सभी इंटरडिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, एंड इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट देखिए,
ह्यूमन बींग जो है ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट का यूज़ करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग एंड मॉडिफाई करते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसके अलावा जो शुरुआत में जो ह्यूमन बींग्स होते थे, अर्ली ह्यूमंस जो थे, वो सिंपल लाइफ जीते थे, अपनी रिक्वायरमेंट्स को नेचर से उनको जो मिलता था उसी से अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते थे। बट धीरे धीरे उनकी नीड्स बढ़ती गई, ठीक है, एंड ह्यूमंस ने सीख लिया कि कैसे इन्वायरमेंट में चेंज किया जाता है, ठीक है। उन्होंने फसल उगाई, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, इनकी पालना शुरू किया, सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू की, व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। और पहले जो था, जो लोग खेती करते थे, फार्मिंग करते थे, वो खुद को भोजन देने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए ही उगाते थे। बट धीरे धीरे उन्होंने सरप्लस फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जो एक्स्ट्रा होता था वो उसको बेच देते थे, ठीक है। बार्टर सिस्टम में मर्ज हुआ, जिसमें क्या होता है, बार्टर सिस्टम में जैसे कि मुझको चाहिए, मान लो मेरे पास गेहूँ है, ठीक है, एंड मुझको चाहिए कपड़े खरीदने हैं मुझको, ठीक है, मेरे पास गेहूँ है एंड मुझे कपड़े खरीदने हैं, एंड आपकी कपड़े की दुकान है, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप मुझको ये कपड़े दे दीजिए एंड मेरी गेहूँ ले लीजिए, एंड आप मान जाए, तो ये क्या होगा, बार्टर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम है कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को एक्सचेंज कर लेना। उस टाइम पर मनी तो थी नहीं, तो बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता था, एंड काफ़ी डिफिकल्ट था इसमें, क्योंकि ऐसे इंसान को ढूंढना जिसको कपड़े बेचने हो एंड गेहूँ खरीदनी हो, तो काफ़ी मुश्किल था उस टाइम पर ये सब, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में मर्ज हो गया था, ट्रेड स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, कॉमर्स डेवलप हुआ, ठीक है। कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, उद्योग, व्यापार, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, मशीन्स आ गई, मशीनीकरण हो गया हर एक चीज़ का, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ। ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे फास्ट हो गया, पहले बैलगाड़ी पर बैठ के जा रहे थे तो कई कई दिन लग जाते थे, आजकल एरोप्लेन्स आ गए हैं, तो 1 घंटे में आप कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है, किसी दूर जगह पर भी, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत इस तरीके से बढ़ गई, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो गया, एक फ़ोन उठाकर आप विदेश में किसी से भी बात कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ है, इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो गया, कम्युनिकेशन ईजी हो गया, स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, स्पीड एंड स्केल, ठीक है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो इस तरीके से क्या हुआ है, इन्वायरमेंट में काफ़ी चेंजेस हुआ है, कुछ चेंजेस गुड हैं, अच्छे हैं, कुछ चेंजेस नेगेटिव हैं, ठीक है, बैड है। तो इस तरीके से वैरी करता है। अगर सही यूज़ किया जाए तो हर एक चीज़ अच्छी है, अगर उसका मिसयूज़ किया जाए तो वो हमको ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालती है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक